क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। देखिए 12 फरवरी के दिन होने वाला आपके पेपर है और अर्थशास्त्र के मोस्ट सिलेक्टेड 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। 2-2 नंबर के आपके कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 20 नंबर आपके इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। मात्र एक वीडियो ये पूरा देख लेना। टॉप 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये 2-2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, आपके 20 नंबर पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीडियो में 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके सभी के आंसर आपको देखते चलना है, और आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है, तो आप चैनल से जरूर से जुड़ जाएं। देखिए ये सारे 2 अंकीय क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए पॉइंट वाइज दी गई हैं, इसी प्रकार से लिखना है आपको। यहाँ पे 2 पूछी गई हैं लेकिन 3 दे दी हैं, ताकि आप एक एक्स्ट्रा लिखें तो अंक कटने के कोई चांस ही ना रहे, है ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना। आपने देखा होगा अर्थशास्त्र का वर्गीकरण यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि, तो यहाँ पे व्यष्टि की बात की जा रही है और इसकी यहाँ पे विशेषताएं उल्लेखित की गई हैं। तो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें अर्थशास्त्र की छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए आप पॉइंट तोड़ कर भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा अगर लंबा लगे आपको, है ना, सीधा लिख देंगे अर्थशास्त्र में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक या विशिष्ट इकाइयों का जो है अध्ययन किया जाता है, और इसमें छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद लिख देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसके बाद है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कुल उत्पादन किसे कहते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है, आपको पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका उत्तर है एक फर्म द्वारा निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं ना। कुल उत्पादन पूछा गया ना, तो एक फर्म द्वारा, कोई फर्म है उसके द्वारा एक निश्चित समय में, एक समय में उत्पादित की गई कोई वस्तु या सेवा है ना, उसकी जो कुल मात्रा बनती है ना, तो उसे हम क्या कुल उत्पादन कहते हैं। कुल मात्रा बनी है, कुल उत्पादित हुआ जो वस्तु या सेवा है ना, तो उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पादन को नीचे समीकरण में दर्शाया गया है। देखिए आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसका समीकरण भी देख लेंगे। कुल उत्पादन स्थिर लागत किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थिर लागत, जरूर से कर लेंगे। उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी पड़ती है जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर स्थिर रहती हैं। इन्हें लागतों को ही स्थिर लागत कहते हैं। देखिए उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी पड़ती है ना, जो कि हर जब किसी वस्तु का या किसी सेवा का कोई उत्पादन कार्य चल रहा हो, तो फर्म को क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसी लागतें जो है वहन करनी पड़ती हैं जो कम समय में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर स्थिर रहें। तो वही तो स्थिर लागत है ना। फर्म क्या करती है, जो लागतों का जो है वहन करती है ना, और कम समय में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर स्थिर रहती है, तो स्थिर लागत है ना। फर्म लागतों का वहन करती है और कम समय में इस प्रकार से वो जो लागत है परिवर्तन है उसकी मात्रा उत्पादन की वो स्थिर रहती है, इसीलिए इसे स्थिर लागत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि वह भी अपने क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर पाएँ। और जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। देख सकते हैं बाजार मूल्य किसे कहते हैं। देख सकते हैं उत्तर है बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर अति अल्पकाल में, मतलब बहुत कम समय में मांग और पूर्ति का जो है संतुलन हो जाता है, तो वो बाजार मूल्य कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाजार मूल्य की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। देखिए तो प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार दी गई है और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दी गई है। तो विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं यहाँ पे 2 दी गई है। ये वैसे ही बाजार मूल्य की एक तो दी ही गई है, ये यहाँ पे किताबी परिभाषा है, और यहाँ पे प्रोफेसर्स के द्वारा दी गई हैं, तो ये दोनों परिभाषाएं आपको देख लेनी है। मार्शल कहते हैं कि बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य है ना, अल्पकालीन मूल्य है जो किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। और स्टिगलर कहते हैं कि बाजार मूल्य समय की उस अवधि के अंतर्गत विद्यमान रहता है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बाजार मूल्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का अर्थ लिखिए। तो पहले तो बाजार मूल्य पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन बाजार के इस क्वेश्चन से अधिमांग मांग हो गया, इससे क्वेश्चन आना ही है ना। बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का जो है अर्थ लिखना है। तो जब किसी वस्तु की बाजार में मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है ना,
मतलब बाजार में कम पड़ जाए वो वस्तु, मतलब इतनी मांग हो रही है उस वस्तु की कि कम पड़ जाए, तो इसे अधिमांग कहा जाता है। मतलब मांग की बढ़ोतरी, अधिक मांग हो जाए, है ना, अधिमांग। तो यही तो बाजार में वस्तु की अधिमांग है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। देखिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। आपके 3 4 5 दिए गए हैं, जो है राष्ट्रीय आय की जो है अवधारणा दी गई है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय। तो इस प्रकार आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 2 नंबर में ही क्वेश्चन ये बनेगा। और इसके बाद है आपका आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में चालू उत्पादन से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का बाजार मूल्य पर कुल माप है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है ना। ये कंप्लीट आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रा की विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये पूछा गया है कई बार, और इस बार भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मुद्रा की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। तो प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार यहाँ पे मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। और सेलिगमैन के अनुसार है यहाँ पे मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त होती है ना। तो परिभाषाओं के अकॉर्डिंग ही ये विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद है आपका केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। देखिए तो केंद्रीय बैंक के कार्य भी करने हैं और विशेषताएं, मतलब उसकी परिभाषा, है ना, उससे आप क्या समझते हो, उससे क्या आशा है, वो भी करना है। विशेषताएं जरूर से कर लेंगे। केंद्रीय बैंक किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना है ना। तो ये यहाँ पे केंद्रीय बैंक के ही अंडर होती है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, वो केंद्रीय बैंक है ना। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। आंसर दिया गया है आपके सामने। सामान्य रूप से पूंजी की सीमांत क्षमता से आशा लागत के ऊपर प्रतिफल की उच्चतम दर से है, जिनकी आशा पूंजीगत परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से की जाती है। उसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न है, समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। देख सकते हैं इसके 2 घटक यहाँ पे लिखे गए हैं, उपभोग और निवेश। ये समग्र मांग के घटक होते हैं, उपभोग और निवेश। तो ये यहाँ पे परिभाषा इसके अर्थ के साथ दी गई है और इसके घटक दिए गए हैं, पढ़ लेंगे। इसके बाद है उपभोग प्रवृत्ति क्या है ना। तो उपभोग मांग, देखिए इसी में ये उपभोग मांग या उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पे पूरा समझाया गया है। ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, लास्ट तक। तो ये यहाँ पे इसका गणितीय रूप भी लिखा गया है ना, जो फलनात्मक संबंध इसमें होता है तो वो दिखाया गया है। इसके बाद आपका 14वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, निवेश किसे कहते हैं। देखिए उत्पादकों के पूंजी स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं, इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है पूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं। वह स्थिति जिसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर पर रोजगार उपलब्ध होता है, उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है ना। समस्त व्यक्तियों की बात की जा रही है। इसके बाद है केंद्रीय युक्त योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए केंद्रीय युक्त युक्त है ना, ये केंद्रीयकृत है ना, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में 2 अंतर लिखे हैं, मोस्टली याद कर लेंगे दोनों अंतर, और ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तरफ है, एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों, है परिभाषा ही पढ़ी थी हमने, आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो बात कॉमनली होगी कि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन तो दोनों में किया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत इकाइयों, है ना, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है व्यष्टि में किया जाता है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो है आर्थिक संबंध हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन जो है समष्टि में किया जाता है ना। देखिए सा आया यहाँ पे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था याद रखना है, यहाँ पे वाह आया तो यहाँ पे व्यक्तिक, है ना, तो ये व्यक्तिक, तो ये याद रखेंगे, है ना, इससे बना रहेगा आपके दिमाग में। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग, है ना, उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से, है ना, ये रहेगा इसका। इसके बाद 18वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। तो लागत तथा उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहा जाता है। तो इसे इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है।
है ना, जहाँ पे सी लागत है और क्यू जो है उत्पादन है। इसके बाद है परिवर्तनशील लागत क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागतें वे होती हैं जो कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। तो परिवर्तनशील लागतों का उत्पादन की मात्रा के साथ। इसके बाद है आपका 20 नंबर का प्रश्न है, संतुलन कीमत किसे कहा जाता है, तो वह कीमत जिस पर मांग तथा पूर्ति आपस में बराबर होती है संतुलन कीमत कहलाती है। देखिए मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर होती है आपस में, है ना, मांग और पूर्ति, वो तो आपस हो ही गया, दोनों की बात कर रहे हैं, मांग और पूर्ति जो बराबर हो तो वहाँ पे जो है संतुलन कीमत वो कहलाती है, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद 21वें नंबर में प्रश्न है आपका, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर लिखना है। तो बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है। देखिए दोनों के बारे में समझाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद उच्चतम निर्धारण कीमत को उदाहरण से समझाइए, तो ये आंसर दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर एक को इम्पोर्टेंट देख करके आपको चलना है, क्योंकि इतने तो कर ही सकते हैं। आपकी गाइड में आपको बुक में बहुत सारे दिए गए होंगे, लेकिन उतने आप नहीं कर सकते, जो मैं टॉप बता रहा हूँ ये सारे करने ही है। निम्नतम निर्धारित कीमत तल को जो है उदाहरण से समझाना है, तो ये उदाहरण है उसका, ये उसकी परिभाषा है, कर लेंगे। यहाँ पे दिया ही गया है आपके सामने और देख सकते हैं। इसका उदाहरण मैं बता दूं यहाँ पे कीमत तल का, तो कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान, ये रहेगा उत्तर। इसके बाद राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, तो एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक देश वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, यानी कि राष्ट्र में एक वर्ष में कितनी जो है आय उत्पादित हुई है, आय मतलब आय जनरेट हुई है ना, तो ये उसके मूल्य का जो है योग होता है, वो राष्ट्रीय आय है। और इसको और भी यहाँ पे देख लेंगे, ये पूरा कंप्लीट रहेगा उत्तर। इसके बाद है 25वें नंबर का प्रश्न है, पूरा आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय आय को मापने की कोई दो विधियाँ लिखनी थी, तो उत्पाद विधि होती है और एक आय विधि होती है। इन दोनों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों के बारे में समझाया गया है 2-2 3-3 लाइन में। इसे आप अच्छी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट, है ना। दोनों में इस प्रकार से आप अंतर भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसे कहा जाता है, तो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। यानी कि जीडीपी क्या है, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात, तो ये यहाँ पे इन सब से मिलकर जो है जीडीपी बनती है ना, ये रहेगा। यानी कि ये सब रहेंगे तब एक वहाँ पे हम कह पाएंगे कि जीडीपी है ना किसी देश की, तो वो रहेगा आंसर। इसके बाद है आपका, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, एक राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में राष्ट्र के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं तथा, मतलब अपने ही साधनों, है ना, यानी कि विदेशी निर्यात से, है ना, विदेशी आयात से कोई चीज़ ना बनाई गई हो, एक राष्ट्र द्वारा, एक देश द्वारा, जैसे भारत है अपने ही साधनों द्वारा कोई वस्तु उत्पादन करता है ना, सेवा का जो है उत्पादन करता है, और कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय या प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये इसका यहाँ पे जो है सूत्र लिखा हुआ है, इस प्रकार से इसे निकालते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। यहाँ पे जो बताया गया है मौद्रिक मूल्य या घिसावट को उसमें से घटा दिया जाता है तो शेष बचता है, उसे जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट रहेगा। इसके बाद 28वें नंबर का प्रश्न है, बैंक दर से क्या आशा है, तो बैंक दर, देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है। बैंक दर बाजार की ब्याज पर भिन्न, बाजार दर की जो उससे भिन्न होती है, अलग होती है ना। तो ब्याज दर वह दर है जिस पर व्यावसायिक बैंक यानी कि जो व्यापारिक बैंक होती है, यानी बिजनेस के लिए, है ना, बाजार में जनता को ऋण देते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है केंद्रीय बैंक को जो है बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय बैंक के कार्य समझाइए, है ना, और बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए, मैंने बताया ही है। और बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों से के प्रति भी समस्त कार्य करती हैं, है ना। ये पूरा इसका आंसर दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए,
तो उद्योग में तकनीकी सुधार के कारण नई मशीनें लगाई जाती हैं जो श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम करती हैं। उन्नत तथा अधिक पूंजी गहन मशीनों के साथ प्रायः श्रम की कम मात्रा की आवश्यकता जो है यहाँ पे पड़ती है, और ये तकनीकी बेरोजगारी यहाँ पे समझाई गई है। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है कीन्स के सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए, है ना। कीन्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना इस पीडीएफ में, वो कीन्स के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। तो आपको वीडियो में बने रहना है और वो क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट करना है ना। इसके बाद आपका इसके सिद्धांत के बिंदु दिए गए हैं, कीन्स के 2 मुख्य बिंदु यहाँ पर रहेंगे, दोनों को कर लेंगे। इसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, तो देखिए अनैच्छिक बेरोजगारी से आशय उस बेरोजगारी से होता है जिसमें लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि जिनकी अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा नहीं है कि हम काम ना करें, लेकिन तथा काम करने की योग्यता एवं सामर्थ्य भी है, परंतु पिछले मजदूरी दरों पर उन्हें काम नहीं मिलता है। देखिए अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है, मतलब आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसे ठीक ठाक काम ना मिले, है ना, उसकी योग्यता एवं सामर्थ्य के अकॉर्डिंग काम ना मिले, है ना, तो वो यहाँ पे अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगी। इस प्रकार की बेरोजगारी देश व समाज दोनों के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है, तो उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है तथा आय में कमी होने से उपभोग में कमी होती है। देखिए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पढ़ के जाना चाहिए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक है ना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हर क्वेश्चन को देखना चाहिए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि, है ना, मैंने कहा था ना, ये रहेगा आपका, और इनको अंतर देख ही चुके हैं हम, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 या 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए, तो यहाँ पे 1 और 2 ही मुख्य रूप से आपको कर लेना है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, है ना, ये रहेगा आपका उत्तर। देखिए यहाँ तक कंप्लीट रहेगा ये। उत्पादन का ढंग क्या हो, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, है ना, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हस्तांतरण भुगतान क्या है, 36वें नंबर का प्रश्न है। हस्तांतरण भुगतान वे एक तरफा भुगतान है जिनके बदले में अर्थव्यवस्था को में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, जैसे उपहार, दान, पेंशन, है ना। हस्तांतरण भुगतान, है ना, जैसे कि लोगों को पेंशन दी जाती है या गिफ्ट दिए जाते हैं या फिर दान में कोई जो है भुगतान किया जाता है, तो उससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होती है ना। अर्थव्यवस्था जो है देश की नहीं उससे उठती है ना, तो वो क्या है, हस्तांतरण भुगतान कहलाता है, यानी जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है देश की अर्थव्यवस्था को। उदाहरण क्या रहेंगे, पेंशन, उपहार, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद है वो दोहरी गणना क्या है। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो राष्ट्रीय आय की परिगणना करते समय किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को 2 या 2 से अधिक बार सम्मिलित करना दोहरी गणना कहलाती है ना। इसका आंसर रहेगा दोहरी गणना की समस्या भी यहाँ पे साथ में दी गई है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, देखिए जीडीपी देख चुके हैं और जीएनपी देखेंगे। एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व लिखिए कोई 2। राष्ट्रीय आय लेखांकन के 2 महत्व लिखने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय प्रगति की जानकारी, नीति निर्धारण में महत्व, इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 40वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, मुद्रा की मांग तथा पूर्ति से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति 2 परिभाषाएं यहाँ पे बन रही हैं, देख सकते हैं। मुद्रा की मांग से अभिप्राय लोगों द्वारा मुद्रा को आपस में, है ना, अपने आसपास में तरल रूप से रखने की इच्छा है ना, सरल रूप से रखने की इच्छा है। केंज के अनुसार मुद्रा की मांग सौदे के लिए, सतर्कता के लिए और सट्टे के लिए की जाती है ना। सौदे के लिए, सौदे मतलब किसी चीज़ को खरीदने के लिए, है ना, इसी प्रकार से ये कह सकते हैं। सौदे के लिए अदला बदली होती है ना, तो यही। इसके बाद है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा पूर्ति का अर्थ एक निश्चित समय पर देश के लोगों के साथ पास सभी प्रकार की कुल मुद्रा के स्टॉक से। मुद्रा पूर्ति में सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक और देश के समस्त बैंकों के पास मुद्रा के स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वे मुद्रा के उत्पादक हैं और मुद्रा के उत्पादकों के पास रखा स्टॉक मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं, ये रहेगा आपका अल्पकालीन लागत का आंसर। अल्पकालीन लागत वह लागत कहलाती है जिसकी पूर्ति अल्पकाल में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है ना।
जैसे श्रम, ईंधन, कच्चा माल, है ना, ये रहेगा आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित की जाती है, 2 नंबर का प्रश्न है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मजदूरी दर इष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए और मात्रा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन, है ना, प्रतिच्छेदन, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है ना, प्रतिच्छेदन ये बनेगा, इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, बिंदु पर होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर संतुलन मात्रा क्या है, देखिए जब किसी वस्तु के लिए बाजार मांग वस्तु की बाजार पूर्ति के लिए होती है तो संतुलन कीमत पर मांगी की जो मात्रा होती है तथा पूर्ति की जो मात्रा होती है वो संतुलन मात्रा कहलाती है। यानी कि जितनी मांग मांगी जाए और उस मात्रा की जो है पूर्ति कर दी जाए तो वो संतुलन मात्रा, मतलब वहाँ पे एक संतुलन बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, तो वो संतुलन मात्रा यहाँ पे कहलाती है। इसके बाद है बाजार से क्या आशा है, देखिए हम देख ही चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम बाजार पूछा गया है। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति परस्पर बराबर होती है। और CRR पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं नगद कोष अनुपात, है ना, CRR की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहा जाता है। इस अनुपात में वृद्धि या कमी करके केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता को संकुचित या विस्तृत करता है। तो ये नकद कोष अनुपात CRR समझ सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद है आपका JBC का बाजार नियम लिखिए, तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री JBC के द्वारा जो है दिया गया था और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाजार का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखेंगे कि बाजार नियम दिया था, है ना, कई लोगों ने दिया होगा लेकिन इनके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, इनका भी याद रखना है कि JBC ने क्या दिया था ना, ये रखेंगे याद। इसके बाद मित व्ययता के विरोधाभास की जो है व्याख्या कीजिए, है ना, तो मित व्ययता क्या कहलाता है, बचत, है ना, ये रहेगा आपका उसका कंप्लीट आंसर। यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा लॉन्ग टाइप है लेकिन आपको इसे शॉर्ट करके यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद पूर्ण रोजगार से क्या आशा है, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इसे कर लेना है। इसके बाद है आपका तरलता जाल क्या है ना, तरलता जाल क्या है, तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी पास नकदी रखना जो है शुरू कर देते हैं, तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय आय है एक तरफ, इस तरफ राष्ट्रीय पूंजी है, 1 और 2 पॉइंट में अंतर दिया गया है। राष्ट्रीय आय एक समयावधि जैसे 1 वर्ष की होती है और राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है, किसी विशेष समय पर होती है, अतः यह है कि स्टॉक है, इसमें पूंजीगत एवं उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं, इसमें केवल और केवल पूंजीगत, है ना, इसका नाम ही है राष्ट्रीय पूंजी, तो इसमें केवल पूंजीगत वस्तुएं होंगी। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आय, तो इसमें उपभोग की वस्तुएं तो होंगी ही और साथ ही पूंजी की भी होंगी, है ना, मतलब इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय पूंजी है उसमें पूंजीगत वस्तुएं ही होंगी, अन्य कोई नहीं, तो 1 पॉइंट रहेगा कंप्लीट। इसके बाद दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उत्पादन के मूल्यों में से मध्यवर्ती उपभोग या व्यय की लागतों को जो है घटा दिया जाता है, अर्थात सकल मूल्य वृद्धि बराबर सकल उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद 53वें नंबर का क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक, है ना, ये की बात है। RBI और व्यापारिक बैंक में अंतर लिखना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान है, देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है ना, हर देश में, मतलब हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, वही नोट जारी करता है सब कुछ। व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है, देश में अनेक व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, है ना, तो एक ये ऐसा पॉइंट याद रखिए कि देश में रिजर्व बैंक केवल और केवल एक ही होता है और व्यापारिक बैंक जो हैं, व्यावसायिक बैंक जो हैं कई हो सकते हैं, है ना, देश में कई व्यापारिक बैंक हो सकते हैं। रिजर्व बैंक पर स्वामित्व एवं नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, देखिए रिजर्व बैंक पर जो आधिक्य होता है, स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है ना, जो इस पर पूरा कार्यभार संभालता है
संभाला जाता है, नियंत्रण किया जाता है ना, उस पर स्वामित्व होता है, वो सरकार का होता है ना, गवर्नमेंट की चलती है इस पर रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंक पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार या जनता का हो सकता है ना, जनता का मतलब तो सरकार या जनता किसी के भी पास इसका स्वामित्व जो है हो सकता है। इसके बाद कीन्स के रोजगार सिद्धांत की कोई दो आलोचनाएं या दोष लिखिए। देखिए, तो कीन्स के दो सिद्धांत हमने देखे थे, अब उनके हम जो है दोष भी देख लेते हैं कि इनमें क्या कमियां हैं, क्या आलोचना है यहाँ पे लोगों ने इनके सिद्धांत की हैं। तो सिद्धांत तो खैर हम पढ़ चुके थे पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे इसके बाद है सामान्य सिद्धांत नहीं और बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण हल जो है इनके सिद्धांत में नहीं है ना, इनकी आलोचनाओं के अकॉर्डिंग से कहा जाएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट आप देख लीजिएगा इनके लिखे हुए। इसके बाद 55वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है आपका, समग्र पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समग्र पूर्ति से आशा है अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में उत्पादित कुल वस्तुएं एवं सेवाओं से है। इन सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय मूल्य के बराबर होता है। देखिए, तो हम यहाँ तक आपके कुल 55 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट, शायद 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, 53 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और ये 53 जिसने कर लिया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे यही कि यही पूछे ही जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और आप अन्य कैसे क्वेश्चन चाहते हैं, 4 नंबर की लाऊं वीडियो या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और यह पीडीएफ चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।